हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग की दृष्टि से और इनकम टैक्स की भी दृष्टि से। मैंने देखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत से सीए लोगों ने भी डेप्रीसिएशन का गलत कैलकुलेशन किया हुआ है, गलत चार्ट बनाया हुआ है। मैंने कई कंपनियों का देखा हुआ है जिसमें या तो इनकम टैक्स वाले में गलती कर रहे हैं, मतलब एक तो इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रीसिएशन चार्ज होता है, एक हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से डिप्रीसिएशन चार्ज होता है। फिलहाल अब आप ये सोचेंगे कि इतना डिटेल में ऐसे अनायास में क्यों बता रहा हूँ, क्या इसकी 11th में ज़रूरत है? 11th अकाउंटिंग का बेस है। ये पहले से ही मन में होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है और उसकी क्या नीड है। अब करते क्या हैं, 11th में हमने जल्दी में पढ़ लिया और जब हम सीए फाउंडेशन में गए तो उसने सवाल घुमा के पूछ लिया। अब सवाल घुमा के पूछ लिया तो हमें समझ में ही नहीं आया कि उसने पूछा क्या है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है पेपर के बाद, मैंने कई बच्चों से पेपर सेंटर के बाहर जब पूछा तो मुझे ये दिखा उनको यही नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था। जब तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है तो फिर आंसर क्या करोगे? अब जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन में इनपुट डाला जाता है, मतलब उसमें कंटेंट होता है वो हम पढ़ते हैं, और दूसरा वो क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी होता है क्वेश्चन तो खूब भारी भरकम लिखा है, लेकिन उसने जो पूछा है ऐसा छोटी सी बात पूछ ली है और हम ढूंढ रहे हैं, पूरे सवाल को पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो है ही, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए भी दे दिया जाता। हमने देखा था दिसंबर 2014 में सीए में सीपीटी का पेपर आया, अब तक का सबसे मुश्किल पेपर आया था। लेकिन उसने किया क्या था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनाया और कंटेंट ज़रूरी नहीं सारे चीज़ों की ज़रूरत, और पहले मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया। अब पहले मुश्किल क्वेश्चन जब डाल दिए जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज, आगे से जाइए तो भी, पीछे से जाइए तो भी मुश्किल, बीच में आसान दे दिया। इसलिए हम सीक्वेंस से करते जाना चाहिए हमको, और आराम से करते रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। डिप्रीसिएशन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन लोग यहाँ से लेकर के इनकम टैक्स तक इतनी पीड़ा है लोगों की। बता तो दिया कि सीए लोगों ने कई कंपनियों के बैलेंस शीट गलत बनाए हैं। अरे सीए इंस्टीट्यूट को यहाँ तक करना पड़ा कि फिर से फॉर्मेट चेंज करके कहना पड़ा कि ठीक से काम करिए। ये सभी सीए लोगों से कहा गया है, ये मेरा खुलेआम चैलेंज है। और कहा है सीए इंस्टीट्यूट, क्यों जैसे मर्जी वैसे बना रहे थे। अब ये डेप्रीसिएशन है, अब हम पढ़ रहे हैं, ये डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन को आज हम इसका अकाउंट पहले ये समझेंगे कि इसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो इसमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो पढ़ना है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। और दूसरा जो हमें इसमें पढ़ना है, बताइए क्या पढ़ना है? पढ़ा तो है आप लोगों ने स्कूल में, क्या पढ़ाया गया है? क्या ऐसे इसको बाइफरकेट किया गया है? फिर क्या शुरू है, मैडम ने क्या कर दिया? स्ट्रेट लाइन बता रही हैं, किताब में भी आपके शायद ऐसे ही लिखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी पढ़ा रही हैं। वाह भाई। फिर कौन सा पढ़ाएंगी? रिटन डाउन मेथड। तो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू किया है? कुछ अकाउंट बनवा रही हैं कि नहीं बनवा रही हैं? अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड से अकाउंट अलग बनेगा और डब्ल्यूडीबी मेथड से अलग बनेगा, ऐसा होता है? कुछ तो बताया होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में सारे ईयर का सेम लगता है और रिटन डाउन में हर ईयर को डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होता है। तो कैलकुलेट करना तो मुझे एक साथ सीख लेना चाहिए ना। अब देखो, ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है और दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको आप दो पार्ट में समझना है आपको, ठीक है? अब एक क्या है
एक है कैलकुलेशन, आप सी बुक ने ऐसे लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और मुझे यही समझ में भी आता है। एक कैलकुलेशन है और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी थोड़ा, उसमें भी टाइप्स हैं और कैलकुलेशन में भी टाइप्स हैं। कैलकुलेशन में बहुत से टाइप हैं। अगर मैं कहूँ, मैं 2-4 लिख देता हूँ। एक तो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको एसएलएम बोलते हैं, दूसरा है डब्ल्यूडीवी मेथड जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, तीसरा है डिप्लीशन मेथड, फिर है एमोर्टाइजेशन मेथड, फिर है बहुत सारे मेथड है। मैं लिखूं तो अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे बोल देता हूँ। एमोर्टाइजेशन मेथड है, आर रेट मेथड है, क्या कहते हैं, यूनिट रेट मेथड है, बहुत से मेथड हैं। वो जो हम लोग फाउंडेशन की क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे मेथड नहीं पढ़ेंगे, जो आपके कोर्स में है हम उतना ही करेंगे। तो ये जो है हम डिप्लीशन मेथड, वो क्या कहते हैं, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, 2 मेथड हम लोग अभी करेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये तरीका है। अब मैं अभी मैं सिर्फ इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो मुझे बताओ ज़रा, डब्ल्यूडीवी मेथड, सॉरी एसएलएम मेथड तो आपको फार्मूला बताया गया होगा कैलकुलेट करने का। उसमें क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसमें हाँ, कॉस्ट ऑफ असेट से स्क्रैप एक मिनट, कास्ट ऑफ असेट से वैल्यू माइनस करते हैं। हाँ, और जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसको। अच्छा, एसएलएम मेथड से जो हम निकालते हैं डिप्रिसिएशन, वो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट, एक मिनट वो चल नहीं रहा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्या यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है? मैं ज़रा बुक में देख लूँ, ज़रा बुक दिखा दीजिए मुझको। बुक में सही लिखा है, यहाँ पर भी एस्टिमेटेड वर्ड लगेगा। ठीक है, यही मेरा कंसर्न था। चूँकि देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट तो डिसाइड एक्चुअल है, चूँकि मैंने एसेट खरीद लिया है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है? जब हम इसको सोच रहे हैं कभी कि बेचेंगे, कब बेचेंगे, आज बेच दिया क्या? नहीं, अभी हम अनुमान कर रहे हैं। क्या अनुमान कर रहे हैं? मान लीजिए कोई भी एसेट है जिसको कि हम कुछ दिन के बाद जब प्रयोग के लायक हमारी नहीं रह जाएगी तो हम उसको बेच देंगे, तो वो क्या है, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी साल तक इस एसेट का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सीए में उसका भी मेथड दिया गया है। हम जो डब्ल्यूडीवी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो शायद आपकी बुक में नहीं है, इसलिए कि आपकी बुक में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। वहाँ पर 1 - √n स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई कुछ निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, इससे हम रेट निकालते हैं। लेकिन ये आपके लिए मतलब का नहीं है, मैं लिख सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आपको पता हो, देख लीजिए कि ये भी एक फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूले का हम प्रयोग वास्तव में 11th लेवल पर करते नहीं। ये बगैर कैलकुलेटर के निकाला नहीं जा सकता है, और कैलकुलेटर आपको अलाउ होता नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो ये हम इसको मिटा देते हैं।
मतलब ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका भी निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला दिया गया है। पहले हम इसको समझते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, अभी तक तो हम ट्रैक पर थे जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, और अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जो है थोड़ा और एलेबरेट करके पढ़ते हैं। फार्मूला तो लिखा ही है बुक में, हमने लिख भी दिया। तो अभी हम लोग पहला काम करेंगे, वैल्यूएशन पर चलते हैं और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चलेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना है, वैल्यूएशन का मतलब है डिप्रिसिएशन कितना लगेगा ये निकालना है, और फिर उसका अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। क्लियर? सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4/2020, एक डेट है, यहाँ तक एक डेट आई 31/3/2021। आपने कोई एक सामान खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने स्टेशनरी खरीदा या कुछ ऐसी चीज़ खरीदा जिसको कि आप यहाँ से लेकर के और इसके बीच में प्रयोग कर लेते हो, उसको आप क्या कहते हो? एक्सपेंस कहते हो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक्सपेंस की डिफिनीशन पढ़ाई थी और शुरू में कहा था कि ये जो 7 बातें हैं मैं हर जगह लगा करके बताऊंगा, तो इतने में यूज कर लिया। एक्सपेंस की डिफिनीशन क्या थी? विच यू यूज्ड, जो आपने प्रयोग कर लिया उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। यही तो पढ़ा था। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, बात बता रहे हैं डिप्रिसिएशन की और यहाँ पर बातें करने लगे एक्सपेंस की। ये सभी बातें ज़रूरी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैंने एक एयर कंडीशन खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा? एक एसी खरीदा। इस एसी को सपोज करिए हमने 20,000 में खरीद लिया। अब ये मत पूछना कितनी सस्ती कहाँ मिल रही है, मिलती है, मिल गई होगी, पता नहीं। अच्छा, ज़्यादा दाम लिख दें तब आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। 50,000 लिख दिया, हाँ अब बढ़िया हो गया। और हमने एक अनुमान लगाया कि ये जो एसी है वो हमारे पास रहेगी, हम उसका यूज करेंगे। कितने दिनों तक यूज करेंगे? 5 साल तक। मतलब यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ आएंगे, ये 1 साल हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, फिर ये चौथा हुआ और फिर ये 5वां हुआ। आप पीरियड लिख लेना, मैं कहूँ तो एक और लिख दूँ, 31/3/2022, 31/3/2023, 31/3/2024, ये 31/3/2025। यहाँ से शुरू हो रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक, बात समझ में आ रही? अब मैंने कहा कि ये जो मैंने 50,000 की एक एयर कंडीशन खरीदा है, इसे क्या कह रहे हैं? फिक्स एसेट कह रहे हैं। फिक्स एसेट अभी हम लोगों ने शायद अभी पीछे नहीं पढ़ा है। एसेट पढ़ा है, फिक्स एसेट नहीं पढ़ा। फिक्स एसेट वो होती है, एक मैं नॉर्मल डिफिनीशन बता रहा हूँ, बाकी अभी आगे उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो एसेट हमारी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज़ करी जाती है वो हम नॉर्मली फिक्स एसेट बोलते हैं। वैसे इसकी बहुत ब्रॉड डिफिनीशन है। और अब तो इस फिक्स एसेट का नाम भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कह दिया गया है। जो हमारा फिक्स एसेट है उसका नाम बदल करके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कहा गया, AS 10 में। आपकी इस बुक में फिक्स एसेट ही लिखा हुआ है, AS 10। और डिप्रिसिएशन के लिए आपके यहाँ पर आपकी बुक में AS 6 दिया गया है, अभी डिलीट हो चुका है। और डिप्रिसिएशन का भी स्टैंडर्ड इसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मैंने 50,000 की एसेट खरीदी है, हमारे मन में विचार आ रहा, तो ये कितने दिन के लिए खरीदी है?
5 साल के लिए। इसका मतलब है कि हम इसका प्रयोग कितने दिनों में करेंगे। तो अगर मैं अपनी डिफिनीशन को जोड़ूं तो मैंने एक्सपेंस की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी, विच यू यूज्ड। तो इसका मतलब है जो आप प्रयोग करते हो ये आपका खर्च है, तो इस असेट को आप यूज करोगे तो आपका खर्च है। बात समझिएगा। लेकिन पूरा यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए कि वो एक राहुल गांधी की स्पीच आती है कि वो उनका कुछ काट करके दिखा दिया गया कि इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा, वो कट पेस्ट है। तो नहीं तो यहीं सुन के छोड़ दो कि इन्होंने पढ़ा दिया फिक्स असेट खर्चा होता। मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने ये पढ़ाया है फिक्स असेट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और जिस साल में जितना खर्च करूँगा उतना मेरे पीएल में जाना चाहिए। सीधी सी बात है। मतलब ये क्या मैं एसी हर साल खरीदूंगा, यही वाली एसी नहीं ना, वो दूसरी जगह के लिए खरीद सकते हैं। तो एसी मैंने कितने दिनों के लिए खरीदी, दिस एसी हैज़ बीन परचेज फॉर द 5 ईयर। इफ़ आई हैव परचेज दिस असेट फॉर द 5 ईयर मीन्स आई विल यूज दिस 50,000 इन नेक्स्ट 4 ईयर आल्सो एंड दिस ईयर आल्सो। तो इसका मतलब जब हमने 5 सालों के लिए यूज किया तो इसके खर्चे को मैंने बांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। ये 5 सालों के लिए खर्च हो गया। ठीक है। अब एक व्यक्ति आता है, कहता है कि भाई आपने तो 10-10 हज़ार बांट दिया हर जगहों पर। हमने कहा हाँ, क्या गलत किया। उसने कहा कि जब आप एसी 5 साल बाद बेचोगे ना तो इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। हमने कहा हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, बात समझने की है। मैंने तो कहा कि मैं 10,000 यहाँ यूज करूँ, 10,000 यहाँ यूज करूँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ। तब तक उसने कहा नहीं रुको, एसी जब तुम 10 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम बेचोगे तो उसके बदले तुम्हें 5,000 रुपया मिलेगा। अब हमने क्या सोचना शुरू किया, हमने कहा अच्छा इसका मतलब है ये जो मैंने 50,000 इस एसी में लगाया है, जो मैंने 50,000 खर्च किया है अगले 5 सालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 5 सालों के लिए खर्च किया। मैं नहीं कह रहा हूँ खर्च, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बस दोनों में। वो मैंने उस पीरियड के लिए यूज खर्च किया था, इसलिए उसको एक्सपेंस कहते थे। और ये 10 के क्या है, इस साल का खर्चा है। ये 10 के क्या, अगली साल के 10 के क्या, अगली साल के 10 के क्या है, अगली साल का। सीधी सी बात है, कोई मुश्किल तो काम नहीं है। उसने कहा नहीं रुको। हमने कहा हाँ बताओ क्या बात है। उसने कहा जब एसी तुम्हारी 5 साल बीत जाएगी तो तुम जानते हो ये तुम्हारी 5,000 में बिक जाएगी। हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे तो नहीं पता था। उसने कहा तब मैंने सोचा अच्छा ये बात है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि मुझे सिर्फ 45,000 का यूज करना है और 5,000 तो मुझे मिल ही जाएगा। और जो 5 मिल जाएगा वो तो मैंने यूज नहीं किया ना, मैंने लगा रखा था, लेकिन वो 5 मुझे वापस मिल जाएगा। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया और उससे अगले दिन मैंने 10 रुपये उधार दिया था, कल ले लिया, तो क्या मेरा खर्च है? नहीं, मैंने उधार दिया था और उधार मिल गया। ऐसे ही इस 50,000 को मैंने एसी में लगाया तो, लेकिन जब ये ईयर ख़त्म होगा, 5 साल ख़त्म होगा तो क्या होगा, ये मुझे मिल जाएगा। मतलब 45,000 खर्च कितना हुआ, 45,000, लेकिन 5 सालों के लिए खर्च हुआ। तो हमने कहा तुम बताओ क्या करना है। तो अब उसने कहा रुको, जब 5,000 माइनस कर दोगे तो 9 के 9 के 9 के 9 के और 9 के ये हो जाएगा। ठीक है, 5,000 मेरा अपना वापस आ जाएगा। मतलब जो मैंने 50 लगाया उसमें से 5 वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझना। अब उस फार्मूले पर चलना है। फार्मूला याद नहीं करना होता है। मैंने लगा दिया फार्मूला, क्या मैंने वो फार्मूला प्रयोग किया था? मुझे नहीं पता फार्मूला, वो तो मैंने लिख लिया था। यहाँ फार्मूला लगाया नहीं लगाया ना, नहीं लगाया, फिर भी लग गया। और मैंने डेप्रीसिएशन भी निकाल लिया। अब सोचो कैसे निकाला हमने। मैंने कहा ये 50,000 यूज होगा। यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर मैंने कहा जो असेट की कॉस्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट। कितने दिन यूज करेंगे भाई, 5 साल। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, यूजफुल लाइफ। लिख गया मैं। बगल से एक व्यक्ति आ रहा, कह रहा रुको रुको। हमने कहा हाँ बताओ भाई। कह रहा यूजफुल लाइफ 5 साल होगी, ये तुम्हें पक्का पता है? हमने कहा यार ये तो नहीं पक्का पता, हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए, तब क्या करेंगे? तो हमने कहा रुको,
अब देखो मैंने गलत लिख दिया था, इसका नाम रख देता हूँ एस्टीमेटेड। अब बताओ तुम क्या गलती पकड़ोगे? कहेगा अब तो मैं गलती नहीं पकड़ पाऊंगा, 5 साल का अनुमान है। अब आगे जब 5 साल के पहले ख़त्म हो जाएगी या बाद में ख़त्म होगी तो उसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग में करेंगे चल करके, यहाँ नहीं कुछ करना है। अभी मैंने अनुमान लगाया और इस पर यूजफुल लाइफ, तो यहाँ पर मैंने देखा 50,000 डिवाइडेड बाई क्या लगाया 5, वो ऊपर लगाया था। अब कितना हुआ 10,000। ये 10,000 1 साल का डिप्रीसिएशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रीसिएशन जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले में क्या किया हमने, कहा कॉस्ट ऑफ असेट, अब उसने कहा है कि इसमें से कुछ घटा दो। मैंने कहा क्या घटा दूं? उसने कहा जो तुम्हें 5,000 वापस मिलेगा। तो मैंने कहा माइनस करते हैं जो वापस मिलेगा, जो वापस मिले। अब तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर क्या लिखें इसको? बेचने पर जो मिलेगा उसका नाम क्या है, स्क्रैप वैल्यू। जब हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं रह जाती है तो उसको हम एक तरीके से स्क्रैप भी बोलते हैं। तो हमने कहा स्क्रैप वैल्यू, लेकिन फिर यहाँ पर एक बात याद आई, अभी फिर आएगा टोकने। पक्का है 5 में बिकेगा? ज़रूरी नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं 5 में बिकेगा। ठीक है, अगर सर 5 के ऊपर नीचे बिकेगा तो क्या करोगे? अरे जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएंगे तब बताएंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है भाई। तो हमने कहा एस्टीमेटेड, क्या एस्टीमेटेड, स्क्रैप वैल्यू, या इसी को मैं रेजिडुअल वैल्यू भी बोलता है, रिजाइडुअल वैल्यू भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो आपको बची हुई जो उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाई, यही बात एस्टीमेटेड यूजफुल लाइफ। इसको क्या कहते हैं, डिप्रीसिएशन। ये हमारा डिप्रीसिएशन है। क्या इसमें कोई डाउट है? चूँकि मैं आज डिटेल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कराने वाला, मैं अगली क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटेल में कराऊंगा। आज सिर्फ मैं एक एंट्री करके छोड़ दूंगा। मुझे आज ये बताना था कि ये मेथड होते हैं हमारे। तो ये हमारा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, अब WDV मेथड कैसे निकालते हैं? तो WDV मेथड क्लियर हो गया ना। इसका एक और नाम होता है, देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएबल अमाउंट। कभी पूछा जा सकता है डेप्रीसिएबल अमाउंट। यहाँ पर डेप्रीसिएबल अमाउंट क्या था, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू जो हमारी थी वो 0 थी, तो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू लगाया तो, लेकिन वो 0 था, तो इसलिए क्या आया, डेप्रीसिएबल अमाउंट। तो व्हाट इज अ डेप्रीसिएबल अमाउंट? डेप्रीसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये हमारा डेप्रीसिएबल। क्यों डेप्रीसिएबल? मैंने कहा है इतना डेप्रीसिएट करने के योग्य है, यही तो डेप्रीसिएबल हुआ ना भाई। हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन उतने तो लगाएंगे ना, कितना, जितना मुझे यूज करना है। तो क्या ये समझ में आया डेप्रीसिएशन क्या है? अगर मैं कहूँ तो उन्हीं 7 में से एक आइटम है जिसका नाम है एक्सपेंस। और एक्सपेंस किसे कहते थे? जो मैंने यूज किया। जब हम यूज करते हैं तो हम इसको खर्च कह देते हैं। बात समझ में आई या डाउट है? अगर आई है तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। जब हम असेट खरीद के लाते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? ठीक, तो जब हम असेट खरीद के लाए, असेट कितने का खरीद, ये मिटा दूं है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब डिप्रीसिएशन का कौन सा अमाउंट लेना है डिसाइड कर लो, 10,000 या 9,000, बताओ। 10 ले लूं, इसको भी मिटा देता हूं तुम। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो हमने ऐसे निकाला, क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता है। आपको दिया जाएगा
कि एक एसेट खरीदी गई जिस पर हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वो इस % से करना है। बात समझ में आ रही है? सपोज करिए कि ये 50,000 है और इस पर आपको डिप्रिसिएशन बताया गया है 10%। तो अब हम क्या करते हैं, 50,000 का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% कितना आया? 5,000। ठीक है, अब इसी में एक और बात करते हैं थोड़ा सा, अभी बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। सपोज करिए कि एक ये एसेट है, हमने 50,000 की खरीदा, ठीक, तो इस पर डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है कितना? 10%। तो एक SLM मेथड है और दूसरा WDV मेथड है। ठीक, अब जब हम इस 50,000 पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? 5,000। यहाँ पर 5,000 लिखा, ये इसका डिप्रिसिएशन है और ये इसकी WDV है। ओह, अब तो सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। स्ट्रेट लाइन में भी WDV लगा दिया आपने, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन है और यहाँ पर WDV है, और अब क्या करें? ध्यान देने की बात है, इसीलिए मैंने लिखा ये स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकालेंगे। बात समझ में आई? ये है WDV मेथड। WDV मेथड से क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, चाहे जिस मेथड से, ध्यान से सुनिएगा, चाहे जिस मेथड से हम किसी भी एसेट का डिप्रिसिएशन निकालते हैं, उसमें एक निकलता है डिप्रिसिएशन और दूसरा निकलता है उसका WDV है। बात समझ में आ रही? ऐसे सुनो, अभी अच्छा लगे या खराब लगे, ठीक है? अभी पूरा जब मैं लिख दूंगा तो समझ में आने लगेगा। तो जब मैंने 50,000 पर 10% लगाया, यहाँ पर भी 10% का रेट है और यहाँ पर भी 10% का रेट है। बात समझ में आ रही है? सेम एसेट पे लगा रहे हैं। तो अब ध्यान देना है, ये जो 50,000 की एसेट थी, इसमें से अगर मैंने 5,000 लगा दिया, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? इसको क्या कहते हैं? जो वैल्यू घट करके आती है, डिप्रिसिएबल वैल्यू नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो 45 हो तो 5, तुम्हारे मन में दूसरी बात चल रही है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैंने एक 50,000 की एसेट खरीदी, वो सवाल छोड़ दो, अब डिप्रिसिएशन मैंने इसके परसेंटेज से लगाना शुरू कर दिया, ये मैं मिटा देता हूँ। किसी भी 50,000 की एसेट में से तुमने 5,000 प्रयोग कर लिया तो कितनी बची उसकी वैल्यू, ज़रा मुझे बता दो। इसी को कहते हैं घटी हुई वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, इसी को कहते हैं। मेथड नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिटन डाउन वैल्यू। तो ये कितना बचा उस एसेट की वैल्यू? 45,000। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी हमने 5,000 10% से लगाया, इसमें भी बचा कितना? 45। अरे तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? अभी रुके रहो, दोनों का अंतर मैं बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है? अच्छा, अब जब मैं दूसरी साल में आ रहा हूँ, दूसरी साल भी तो डिप्रिसिएशन लगाना है ना। ध्यान देना, जब मैं दूसरी साल आऊँगा तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड में जाऊँगा तो सदैव मैं उसकी ओरिजिनल कास्ट पर डिप्रिसिएशन लगाता हूँ। क्या, किस पर लगाता हूँ? तो सर इसका नाम है ओरिजिनल कास्ट मेथड भी रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। इसको ओरिजिनल कास्ट मेथड भी बोला जाता है। जो 10% कैलकुलेट करूँगा किस पर कर रहा हूँ? ओरिजिनल कास्ट पर। तो यहाँ पर क्या लगा? फिर आया 5,000।
अब कितनी वैल्यू बची थी? 45 में से मैंने 5000 का प्रयोग कर लिया, अब कितना बचा? 40,000। क्या इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर हम आए, हमने कहा 50, नहीं ये तो ओरिजिनल कास्ट मेथड नहीं, ये WDB मेथड है। WDB मेथड मतलब जो WDB उसकी बची हुई, मतलब जो बची हुई वैल्यू है उस पर मुझे परसेंटेज लगाना है। बात समझ में आ रही ना? तो 45,000 का 10% निकालेंगे, वो कितना होगा? 4,500। अब इसमें से क्या करेंगे? 4,500 माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी बची? 40,500। यहाँ पर मैंने लिख दिया 40,500। कुछ समझ में आई बात? स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन भी निकलता है, WDB भी निकलती है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रिसिएशन भी निकलता है, WDB भी निकलती है। ध्यान से मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैडम या सर ने पढ़ा दिया, बच्चा पढ़ के पास हो गया, और जब वो CA में आया हमने सवाल पूछा वो क्लीन बोल्ड हो गया। क्यों? मैंने कहा क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में भी WDB होती है? मोस्टली बच्चों का जवाब आता है सर नहीं, इसमें तो WDB नहीं होती। WDB सब में होती है, लेकिन अगर मैं डिप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कास्ट पर लगा रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाता है, और अगर मैं उसका रेट बार बार उसकी घटी हुई वैल्यू पर लगा रहा हूं तो WDB मेथड कहलाता है। बात समझ में आ रही ना? इसमें फिर मैं थर्ड ईयर में आया तो क्या निकालूंगा? फिर 5,000 निकालूंगा। अच्छा ये वाली बात है। अब इसमें कितना बचा? 35,000। यहाँ पर हमारे इसका 10% निकाले तो 4050 आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 4050। अब इसमें से मैं 4050 माइनस करूँ, लो भाई 4050 माइनस करिए, 0 5 4 और ये 6, यहाँ बचेगा 36,450। अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो सही है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो सही है, तो सही है। बात समझ में आ रही है या डाउट है? डाउट तो नहीं है ना? तो इन दोनों मेथड में मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं दो मेथड तक फोकस इसलिए करना चाहता हूँ चूँकि ये आपके कोर्स में है। बात समझ में आ रही? मैं आज इसका अकाउंट नहीं बनाऊँ, मैं सिर्फ एक आध एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मन में सेट हो जाना चाहिए। मतलब आज मेरा इस पर जो कंसर्न है ये है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि चाहे जोन सा मेथड निकालेंगे, चाहे जोन सा मेथड लगाएंगे, उसमें हम डिप्रिसिएशन भी निकालेंगे और उस असेट की WDB भी निकालते हैं। ठीक है? तो क्या निकलता है? डिप्रिसिएशन भी निकलता है और WDB भी। अगर मैं परसेंटेज लगाता हूँ ओरिजिनल कास्ट पर, मतलब बार बार उसी कास्ट पर ही लगाता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाता है। और अगर मैं परसेंटेज लगाता हूँ जो उसकी घटी हुई वैल्यू होती है, मतलब जो रिटन डाउन है, रिटन डाउन का मतलब है मतलब उसकी वैल्यू को डाउन करना, घटा देना, तो उसी को रिटन डाउन बोलते हैं। कुछ लिखते हैं उससे उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो उसका क्या नाम पड़ा? रिटन डाउन पड़ा। तो उससे जो निकालते हैं वो हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। ठीक है? तो ये हमारी, अब हम इसकी बात करते हैं कि मैंने एसेट परचेज किया। ठीक, अब जब मैं एसेट परचेज करूंगा तो ये एंट्री हमने जनरल एंट्री में पढ़ लिया है। जब मैंने एसेट खरीदा तो क्या एंट्री करते थे? ये मान लो इसका क्या नाम रखा था? कौन सी एसेट थी? एयर कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमने क्या एंट्री करा? बताइए फटाफट से। हम कहेंगे AC अकाउंट डेबिट 50,000 और टू कैश अकाउंट 50,000। क्या इसमें कोई डाउट है? जवाब है नहीं। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, आगे मुझे क्या करना है बताइए? अभी तो जिस चैप्टर की बात थी वहाँ तक पहुँचे नहीं। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पर रूल क्या लगा? AC असेट जो है जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरी असेट डिक्रीज की तो क्या करें? क्रेडिट किए। रूल सब जगह लगाना है। रूल नहीं लगाना है तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं, फिर मैडम से ही पढ़ो। ठीक है, अब मैंने यूज कर लिया। यूज का मतलब है खर्च। खर्च बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
5,000 टू, बोलो, कैश। वाह भाई, जब हमने डेप्रीसिएशन लगाया तो ध्यान देना किसकी वैल्यू घटी है, असेट की वैल्यू घटी है। खर्चा जब हो रहा है तो कैश कहाँ जा रहा, असेट पर, मतलब एसी का प्रयोग कर लिया तो कैश बाहर चला जाएगा, ये कौन सा रूल है। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो असेट की जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो किसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, एसी अकाउंट। रूल से पढ़ोगे, ये फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। ईयर एंड में ज़्यादातर एंट्रियां करी जाती हैं, मैंने ज़्यादातर बोला, हमेशा नहीं बोला, नहीं बुक में अभी आएगा बीच बीच में भी करना, तभी मैं बस नॉर्मल। अब मैं सेकेंड ईयर में आता हूँ, फिर डिप्रीसिएशन कितना हुआ, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसी अकाउंट। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहा हूँ तो 5,000 लिखूँगा, और अगर मैं WDV मेथड यूज कर रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, 4,500। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कोई फ़र्क पड़ा मेथड से, जवाब है नहीं पड़ा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग जो हमारे मेथड्स हैं, अकाउंटिंग करने के जो अलग अलग तरीके, उससे फ़र्क पड़ेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू में, डिप्रीसिएशन की वैल्यू में और उसकी रिटन डाउन वैल्यू में फ़र्क पड़ता है मेथड से। तो इसमें अगर इतने में कहीं डाउट है तो सवाल पूछिए, नहीं है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और धन्यवाद।